हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम सभी सीआरपीसी डिस्कस करेंगे, समझेंगे। मुझे बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम सीआरपीसी पढ़ाइए, तो आज मैंने शुरू कर दिया है और हम धीरे धीरे करके एग्जाम्पल के थ्रू और प्रैक्टिकल बेस पर सीआरपीसी समझेंगे। मैं प्रयास करूँगी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। चलो तो फिर हम पढ़ते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो पहले हम देख लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे आगे हमें इसका बेसिक पता हो, कौन सी चीज़ कब बनी है, क्या क्या है इसके अंदर। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। एक्ट नंबर इसका 2 है। 1973 का एक्ट है ये। 31 अक्टूबर 2019 को जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद ये संपूर्ण भारत पर लागू है। उसके बाद सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ है, जबकि इसे राष्ट्रपति की असेंट 25 जनवरी 1974 को मिली है। टोटल सेक्शन इसमें 484 हैं। टोटल चैप्टर 37 हैं। 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल में अपराधों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है और सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अभी ये 1973 की सीआरपीसी है। इससे पहले 1898 की सीआरपीसी चलती थी। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, दोबारा से अधिनियमित की गई, तो 1973 की सीआरपीसी आज के टाइम में हम पढ़ते हैं। और उससे पहले 1898 की सीआरपीसी थी। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है, बस किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये जो सीआरपीसी है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 7वीं अनुसूची है। इसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो सीआरपीसी है ये किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो ये कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। और समवर्ती सूची का सब्जेक्ट होने के कारण इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अमेंडमेंट कर सकती हैं जब भी जरूरत पड़े। तो सबसे पहले कि सीआरपीसी बनाई क्यों गई है, हम इस बात को समझेंगे। तो सीआरपीसी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी अपराध किया है उसको सुनने का अधिकार दिया जाए, यानी लोकस स्टैंडाई। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को सुनने का अधिकार देना। दोनों पार्टी, जिन्होंने भी ऑफेंस किया है और जिन्होंने ऑफेंस नहीं किया है, किसी भी अपराध में इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टियों को सुनने का मौका दिया जाए। दोनों पार्टियों को अपनी बात बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। इसलिए ये सीआरपीसी को बनाया गया है। बेसिकली सीआरपीसी के उद्देश्य क्या है? सीआरपीसी के उद्देश्य हैं जो भी न्यायिक कार्रवाई होती है उसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाए। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत क्या होते हैं? तो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत होते हैं कि नो वन कैन जज इज ऑन केस। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि एक पक्ष को आपने सुन लिया है तो दूसरे पक्ष को सुनने का भी मौका दिया जाए। ये एक लैटिन टर्म है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है कि दोनों पक्षों को सुनना। एक पक्ष को आपने सुन लिया है तो दूसरे को भी सुनने का मौका दिया जाए। तीसरा जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वो ये है कि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले, इतने ध्यान से न्याय किया जाना चाहिए। दूसरा इसका मेन उद्देश्य था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। और इससे रिलेटेड प्रोविजन हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में भी मिलता है, जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है। और विलंब को टाला जाए, यानी कि देरी नहीं की जाए न्याय मिलने में, और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और प्रक्रिया फेयर हो। ये सारी चीज़ों के लिए ही सीआरपीसी को बनाया गया, कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों पर प्रभाव ना पड़े, सभी के साथ न्याय हो पाए। जो सिविल के मामले होते हैं उनमें प्रोसीजरल लॉ सीपीसी लगता है, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और जो क्रिमिनल के मामले होते हैं उनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लगता है। साथ में एविडेंस तो हर जगह ही काम आता है, लेकिन जब भी हम सीआरपीसी पढ़ें तो उससे पहले हमें इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि हम जब भी कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करके तो पढ़ते ही हैं, और ये चीज़ें हमें कब आती हैं? जब हमने पहले से सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। धीरे धीरे हम एक एक सेक्शन पढ़ते चलेंगे आराम से और समझते चलेंगे। तो ये तो जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर कुछ छूट गया है तो वो मैं देख लेती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आपको कि जो सीआरपीसी थी पहले कौन सी थी? 1898 की थी। तो 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें संशोधन करने हेतु भारत सरकार ने 14वें विधि आयोग, यानी 14वें नंबर के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया। उसके बाद भारत सरकार ने आयोग की रिपोर्ट, कौन से नंबर की रिपोर्ट? 41वें नंबर की रिपोर्ट
की अधिमान्यता को स्वीकार करते हुए जो मूल सीआरपीसी थी 1898 की, उसके स्थान पर 1973 की सीआरपीसी को पारित किया और जो कि 1 अप्रैल 1974 को लागू की गई। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का लॉ कमीशन था और कौन से नंबर की रिपोर्ट थी। तो 14वें नंबर का लॉ कमीशन था और 41वें नंबर की रिपोर्ट थी। उसके बाद ही सीआरपीसी आया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमारी कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन क्लॉज को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।